आप देख रहे हैं सेंस इंडिया न्यूज और मैं विकास पाठक। कोरोना काल में ग्रामीण अंचल पे बहुत प्रभाव पड़ा है, क्योंकि जो ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं वो ग्रामीण अंचल में पहुंच नहीं पा रही हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ राउत भाटा कॉलेज के प्रेसिडेंट सुखदेव जी हैं। तो सुखदेव जी, ये जो ग्रामीण अंचल के अंदर ये जो समस्या है ये कैसे दूर होगी? ग्रामीण हमारे क्या राउत भाटा क्षेत्र है जो वो एक तरह से ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा आता है, क्योंकि उधर के इलाके में सारे बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से पढ़ने आते हैं, क्योंकि सिटी तो है नहीं पास में, वहाँ पे सारे राउत भाटा कस्बे में आते हैं पढ़ने। तो अभी तो क्या ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो ऑनलाइन में से 50% बच्चे भी भाग नहीं ले पा रहे अभी तो उसमें, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर कई किसी के नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है, कोई किसी के पास मोबाइल नहीं है, किसी की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। ऐसे समस्याओं को लेकर अभी कोई ज़्यादा वो खास ऑनलाइन क्लासें नहीं चल रही। तो हमने इसके लिए निवेदन तो करा था सर से कि भाई ऐसे क्लासें ऑनलाइन नहीं हो पाएगी, फिर भी कोरोना की स्थिति को देखकर कर ही रहे हैं, चल ही रही है थोड़ी बहुत। और जो नहीं है उनको मैं मैसेज करता हूँ, फ़ोन से इंफॉर्मेशन देता हूँ, कुछ भी होता है कॉलेज के बारे में कि कैसे चल रही है पढ़ाई, क्या करना है, कैसे वैसे सारी इंफॉर्मेशन दे ही रहे हैं। बहुत जोगराज जी, आप बताइए, एक विद्यार्थी के रूप में ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं आपको कितना इफेक्टिव लगती हैं? ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। मैं खुद कभी ऑनलाइन क्लासेस पढ़ता था। अधिकतर प्रॉब्लम तो नेटवर्क, गांव में तो खैर नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि या तो मोबाइल है नहीं, या फिर नेटवर्क नहीं आ रहा है, या फिर नेटवर्क भी नहीं आ रहा है तो चलो आ भी रहा है तो जल्दी से नेट खत्म हो जाता है, तो क्लास तो पूरी पढ़ ही नहीं पाता, कभी नहीं पढ़ पाता, देखा है मैंने। और अगर टीचर्स एक के बाद एक क्लास लेगा, एक के बाद एक क्लास लेगा, तो एक क्लास को पढ़ लेगा, दो क्लास को पढ़ लेगा, तीसरी को नहीं पढ़ पाएगा, उसका वहाँ ब्रेकअप हो जाएगा। ये ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। ये जो मैंने देखा है अभी प्रेजेंट में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि वो पूरी क्लास अटेंड कर ही नहीं पाता, तो इससे वो क्लास से दूर हो जाता है, पिछड़ जाता है। तो मेन प्रॉब्लम अधिकतर यहाँ आती है बच्चे को। तो सुखदेव जी, आपके यहाँ पे एक समस्या और है, जो कॉलेज कभी प्राइवेट रहता है कभी गवर्नमेंट हो जाता है, पर एक विद्यार्थी पैसा बचाना भी चाहता है और सुविधाएं भी लेना चाहता है, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग अपने आसपास के। तो वो कोटा आने के चक्कर में कभी कोटा एडमिशन, कभी राउत भाटा एडमिशन, कभी वो लग जाता है बीच में। तो इस समस्या पे आपका क्या कहना है? कि राउत भाटा में तो ये समस्या तो बहुत ये राजनीति की समस्या थी। पहले क्या सरकार दूसरी थी, बीजेपी सरकार थी, तो उन्होंने क्या करा, जो गवर्नमेंट था कॉलेज उसको प्राइवेट करा दिया। फिर 2-5 साल चला वो, फिर वो समस्या तो थी पढ़ने की बच्चों के, क्योंकि राउत भाटा से कोटा 50-60 समथिंग पड़ता है, और चित्तौड़ तो फिर वो 100 समथिंग ऐसे बढ़ता है दूर। तो इस हिसाब से फिर और सबने मांग करी थी, तो उन्होंने क्या करा कि जो प्राइवेट था उसको तो प्राइवेट, जो सरकारी था उसको तो प्राइवेट कर दिया, और उसके अलावा एक नया कॉलेज और वो महाराणा प्रताप को प्राइवेट करके राजकीय महाविद्यालय नया कॉलेज खोल दिया। अभी तो वो नया कॉलेज वो गवर्नमेंट ही है, बाकी जो ये प्राइवेट उस टाइम से गवर्नमेंट था उसको प्राइवेट में चल रहा। अभी भी फिर भी अभी सरकार ने आदेश करा था इसका चालू करने के लिए, गवर्नमेंट करने के लिए, पर इसका आदेश तो आ चुका है, पर ये संचालन जो वो विकास समिति के द्वारा ही करने के लिए बोला सर को। तो इससे क्या अभी प्राइवेट ही एडमिशन हो रहे हैं, और इसमें बच्चों की फीस भी 7-7.5 हज़ार समथिंग लग रही है। हमने इसके लिए ज्ञापन भी दिया था, मांग भी करी अभी कि इसको ऑनलाइन प्रवेश चालू करे, तो या गवर्नमेंट जो सरकारी फीस लगे उस हिसाब से करे तो बच्चों के वो है, क्योंकि वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र है, और ग्रामीण क्षेत्र कोरोना की ये स्थिति देखकर सारों का वो स्थिति खराब हो ही रही है। तो इस हिसाब से हमने ज्ञापन भी दिया, फिर भी अभी कुछ वो प्रक्रिया नहीं हुई उसकी, धीरे धीरे कर रहे हैं। साहब से भी हम मिले थे, तो उन्होंने भी यही बोला था कि धीरे धीरे हम करा देंगे इसको। जोधराज जी, जो शिक्षा पे राजनीति हो रही है ये बहुत गलत चीज़ है, परंतु इसका खामियाजा ग्रामीण अंचल में ही ज़्यादा भुगतना पड़ता है। शहरों के अंदर आंदोलन बड़े हो जाते हैं, विधायक सब इस चीज़ में कूद जाते हैं, पर ग्रामीण अंचल में ऐसा नहीं देखा जाता है। तो क्या इसको राजनीति से दूर नहीं रखा जा सकता कैसे भी? जी, शिक्षा पे राजनीति तो अभी से नहीं, शुरू से ही हो रही है। और जो ग्रामीण के जो छात्र आते हैं वो इतना कुछ जानते नहीं, शहरी छात्र अधिकतर समझदार होते हैं, सब कुछ जानते हैं किस तरह कॉम्प्रोमाइज़ करना है किसी को, किसी तरह नहीं करना। तो मुझे लगता है कि ग्रामीण जो छात्र होते हैं वो राजनीति से क्या दूर हैं सही, बहुत कम जा पाते हैं, बहुत कम नहीं जा पाते, क्लासों को भी बहुत अधिकतर अटेंड नहीं कर पाते हैं ग्रामीण वाले। तो शहरी जो विद्यार्थी हैं वो अधिकतर इनकी तरफ ज़्यादा उत्प्रेरित है।
एक ग्रामीण अंचल में एक और समस्या देखने को मिलती है। ग्रामीण अंचल का जो विद्यार्थी है वो फसल के टाइम पर फसल भी काटता है, जी सर। ट्रैक्टर भी चलाता है, उसमें अपने घर वालों का सहयोग करता है और उस बीच में उसको पढ़ाई भी करनी पड़ती है, कभी एग्ज़ाम आ जाता है तो एग्ज़ाम भी देने पड़ते हैं। तो इसका सामंजस्य किस तरह बैठा पाता है ग्रामीण अंचल का विद्यार्थी? वो तो क्या है कि अब ग्रामीण है तो वो करते ही सही काम सारे, काम भी करना पड़ता है और पढ़ाई भी करते हैं। वो धीरे धीरे टाइम निकालते हैं। वैसे भी पेपर टाइम पे अपने मार्च अप्रैल में होते हैं पेपर, तो पेपर में क्या फ्री हो जाते हैं सारे काम, इससे खेती वगैरह से, कृषि से, सारे से काम से फ्री हो जाते हैं। और फिर भी अगर कोई टाइम पे जैसे कि पेपर या कुछ क्लासेस अटेंड करना है तो वो क्या टाइम निकाल के भी आते हैं। जिनको इच्छा होती है पढ़ने की, जो आगे बढ़ने की, वो रखते हैं तो वो तो कंटिन्यू आते हैं। और जो नहीं आते वो भी करते हैं कोशिश, पर घर की फैमिली प्रॉब्लम की वजह से वो बहुत कुछ नहीं आ पाते, ऐसा है। तो आपको नहीं लगता कि ग्रामीण अंचल में जो विद्यार्थी पढ़ने आ रहा है उसे ज़्यादा सब्सिडी मिलनी चाहिए, ज़्यादा सुविधाएं मिलनी चाहिए? क्योंकि शहर वाले के पास तो सुख सुविधाएं वैसे ही हैं, लाइट यहाँ पे पर्टिकुलर आती रहेगी, हर सुविधा यहाँ पे ज़्यादा मिलती है शहर के लोगों को, ग्रामीण अंचलों को उतनी नहीं मिल पाती है। तो सरकार को उनकी सुविधाएं बढ़ानी चाहिए, जिससे जो देखने को मिलता है कि ग्रामीण अंचल का विद्यार्थी और शहर के विद्यार्थी में परसेंटेज में अंतर रहता है, जो IQ लेवल है उसमें अंतर हो जाता है धीरे धीरे। तो इसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? IQ लेवल में तो मैं बोल नहीं सकता कि ग्रामीण का कम रहता है, शहरी का ज़्यादा रहता है, पर इतना बोल सकता हूँ कि अगर ग्रामीण वालों को शहरी जितनी सुविधाएं मिल गई तो मेरा मानना है कि 10% ज़्यादा ही रहेंगे ग्रामीण वाले, पर कम नहीं रहेंगे। क्योंकि बहुत से संसाधन है जो ग्रामीण वालों को नहीं मिल पाता। उनके पढ़ाई के वक्त भी उनको काम करना पड़ता है, काम करके पेपर देना जाना पड़ता है। सब चीज़ें मैं देखता हूँ, गांव से उठकर आते हैं, किसी को लेके आते हैं या फिर किसी में बैठ के आते हैं तो वो भी लेट हो जाते हैं। आने वक्त में भी, जाने वक्त में भी बहुत सारा टाइम हो जाता है, पेपर का इतना टाइम नहीं रहता। तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारी सुविधाएं सरकार को करनी चाहिए ग्रामीण अंचलों के विद्यार्थियों के लिए, ताकि उनको आगे बढ़ावा मिले। फर्स्ट चीज़, गाँव में नेटवर्क नहीं रहते, उनको नेटवर्क प्रॉब्लम सुधारनी चाहिए। आने जाने के लिए बसें वगैरह हो, जो भी सुविधा हो लड़कियों के लिए। गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, गर्ल्स के लिए कुछ साधन नहीं है अभी। गाँव से आने के लिए उनको उनके भाई या किसी को भी साथ में लाना पड़ता है और बहुत सारी तकलीफ होती है। अगर बस हो जाए तो टाइम से आना, टाइम से जाना, ये भी मेन प्रॉब्लम है। तो बस है, हर चीज़ का मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है ग्रामीण वालों बच्चों, उनको ज़्यादा करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से सरकार को बहुत सारी सुविधा करनी चाहिए ग्रामीण वालों के लिए, ताकि उनको आगे पढ़ाई में और ज़्यादा उच्च शिक्षा में कोई दिक्कत नहीं हो और आगे अवसर मिले उनको। एक सवाल ये, ग्रामीण अंचल में जो लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती है तो उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते वो अधिकतर देखा जाता है कि शादी हो गई, तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि उनकी ग्रेजुएशन कम से कम कंप्लीट हो, जिससे उन्हें शिक्षा का जो अधिकार मिला है उसका वो उपयोग कर सकें? ग्रामीण क्षेत्र में तो, आप बोलिए सर। ग्रामीण क्षेत्र में तो क्या अधिकतर लड़कियों की जल्दी शादी कर देते हैं। फिर भी अधिकतर लड़कियों शादी कर देते हैं, पर उनको क्या ससुराल नहीं भेजते। वो पूरी पढ़ाई वढ़ाई करके उसी हिसाब से फिर कर जाती है, पढ़ाई वढ़ाई होने के बाद में भेजते हैं उनको ससुराल में। पहले एजुकेटेड हो जाती है पूरी, तब जाके उसको भेजते हैं फिर बाहर। इस पे आपकी क्या राय है? बीच में कट ऑफ हो जाता है, बहुत सारे को कट ऑफ हो जाता है, कुछ ससुराल चली भी जाती है, कुछ कम पढ़ाई कर भी नहीं पाती पूरी। मैंने देखा अधिकतर जो ग्रेजुएशन करने के बाद आगे पढ़ाई नहीं कर पाती ग्रामीण वाली लड़कियां, अधिकतर 80% जो ग्रामीण वाली लड़कियां रहती है वो ग्रेजुएशन करने के बाद आगे पढ़ाई नहीं कर पाती, ना तो बीएड कर पाती, ना एमए कर पाती, और ना ही कुछ आगे कंपटीशन एग्जाम का जो फाइट करना रहता है वो कर पाती। तो मैंने देखा है कि ग्रामीणों को ये थोड़ा सा, जो उनके परिजन हैं उनको थोड़ा सा देखना चाहिए कि अपन की लड़की अगर ग्रेजुएशन तक हमने पढ़ा लिया उसको, तो इसको आगे किस हिसाब से पढ़ाना चाहिए, या फिर ससुराल भेजे तो कुछ शर्तों के साथ भेजे ताकि इसको आगे पढ़ाई और जारी रखना चाहिए। और इसकी आप पढ़ाई पूरी करवाओगे, इसकी जहाँ तक इस कॉम्पिटिशन क्लासेस चल रही है, यहाँ चल रही है, वहाँ चल रही है, वो जो भी है वो उसको पूरा कराने के लिए उनको आश्वासन देना चाहिए। जो भी करना चाहिए वो अपने परिजनों के ऊपर है। ठीक है, चलो अब कुछ पर्सनल सवाल पूछ लेते हैं। आपका फेवरेट गेम कौन सा है? फेवरेट गेम क्रिकेट ही खेला है। और आपका? मेरा भी क्रिकेट ही। फेवरेट प्लेयर? फेवरेट प्लेयर अपना MS धोनी। आपका? विराट कोहली। विराट कोहली। पिक्चर कोई पसंद हो, फेवरेट मूवी? पिक्चर तो सभी पसंद है अधिकतर, और अक्षय कुमार की फिल्में ज़्यादा पसंद है। अक्षय कुमार की। आपको? मेरे को भी ज़्यादा तो नहीं है, नायक फिल्म थोड़ी अच्छी है वो, अनिल कपूर वाली। पूरा। फेवरेट हीरोइन कौन सी है आपकी? जी, हीरोइन तो कौन सी बताएं, अपनी खुद की शादीशुदा है। शादीशुदा है। और आपको? हीरोइन तो कुछ ज़्यादा वो
नॉर्मल सब ठीक है। कुछ इंटरेस्ट नहीं ज़्यादा हीरो हाँ, होंडा में interest ऐसे- नहीं है। कभी देख ऐसे सोचा नहीं, देखा नहीं, कभी सोचा नहीं कि इनको देखें और कौन पसंद है कौन पसंद नहीं, नो लाइक। आपके हिसाब से अब तक जो छात्र संघ अध्यक्ष बने हैं उसमें सबसे मजबूत छात्र संघ अध्यक्ष कौन सा लगता है आपको? अपना नाम मत लीजिएगा सिर्फ। नहीं, अभी तो वो राजेंद्र सिंह जी भाटी है। और आपको? अपने रावतबाटा कॉलेज में, देख सकते हैं आप, जहाँ आपको जो जो पसंद आए उनमें से ले लीजिए कोई भी। अपने रावतबाटा कॉलेज में मैं बुराई तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन बताना चाहूँगा कि अपने सामने बैठे सुखदेव गुर्जर, काफ़ी अच्छा कार्यकाल रहा है इनका। इनके कार्यकाल में जो पानी की व्यवस्था थी, जो पानी की जूझ रहे थे वहाँ के विद्यार्थी, उनके लिए वाटर कूलर भी लगवाया। और जो बाथरूम, जो अपने शौचालय जो बाहर बने हुए थे उनमें जाने आने में दिक्कत होती थी, वो भी अंदर वाले शौचालय चारों पांचों भी शौचालय सही करवा के उन्होंने भी पानी की व्यवस्था सारी बढ़िया कर दी। इसके अलावा एक टीचर्स की वहाँ कमी थी हिंदी वाले की, वो भी इन्होंने पूर्ति कर दी। ज्ञापन देने के बाद टीचर्स भी आ गए, और कुछ कुर्सी वगैरह, टेबल्स वगैरह और पेंटिंग वगैरह सभी की लगभग पूर्ति की है। मैं सोचता हूँ कि ऐसा इतना जो कार्य हुआ है वो पहले किसी अध्यक्ष के कार्यकाल में नहीं हुआ। और बिल्डिंग है, नई वाली बिल्डिंग लगभग बन के कंप्लीट होगी, 5-7 महीने और लगेंगे उसमें, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी, ताकि छात्रों को एक अच्छा नया वातावरण और डिजिटल वातावरण मिल पाएगा। उसके जरिए नई बिल्डिंग थोड़ा दिन में बन के तैयार हो जाएगी। कभी कभी होता है कि कोई व्यक्ति छात्र संघ अध्यक्ष तो बन गया पर उसकी गरिमा बनाए नहीं रख पाता, तो ऐसा किसी छात्र संघ अध्यक्ष का नाम या किसी पदाधिकारी का नाम ध्यान में आ रहा है आप लोगों के? नहीं, वो तो अपनी अपनी खुद का, किसी को क्या कि कोई फैमिली प्रॉब्लम से, किसी की आर्थिक स्थिति से वो क्या आगे नहीं बढ़ पाते। कोई फैमिली प्रॉब्लम में किसी के काम में लग जाता है, कृषि में लग जाता है, तो वो क्या टाइम नहीं दे पाता। और राजनीति में है तो टाइम चाहिए ही। अगर किसी को आगे बढ़ना तो उसको हर चीज़ में टाइम देना पड़ेगा। तो कोई कोई ऐसे बहुत सारे हैं जो वापस वो अपने उस पे रह जाते हैं, स्तर पे आगे आपके नहीं बढ़ हिसाब पाते। से? देखो, गरिमा तो छात्र संघ अध्यक्ष को, सभी अध्यक्ष को बनानी पड़ती है, लेकिन मैं किसी के बारे में बुरा तो नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन सबने अपनी अपनी गरिमा तो बनाए रखी है। सबने थोड़े बहुत काम करवाए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत कॉलेज को दिया ही है, प्रदर्शन किए हैं, उनके लिए आंदोलन किए, छात्रों के लिए, रिजल्ट्स के लिए, किसी का भी मुद्दा हो, छात्रवृत्ति का मुद्दा हो, चाहे रिजल्ट्स का मुद्दा हो, देरी से होना, कुछ होना, या फिर कॉलेज में जो वातावरण बना हुआ है उसमें कोई समस्या है किसी भी प्रकार की, तो उसके लिए ज्ञापन दिए। काम हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन उसने मेहनत की है, उसने अपनी गरिमा बनाए रखी है, उसने छात्रों के प्रति अपना प्रदर्शन करके मेहनत तो की है। आपके राजनीतिक आदर्श किसे मानते हैं आप? मेरा राजनीतिक आदर्श तो श्रीमान राजेंद्र सिंह जी विदुड़ी साहब हैं, जो हमारे उधर चित्तौड़ के विधायक हैं अभी। और आपके? अपने श्रीमान सचिन पायलट साहब, उप मुख्यमंत्री, बहुत अच्छा मानता हूँ। इनकी कार्यशैली से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ मैं, उनके बोलने के ढंग से, उनके काम करने के ढंग से मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैं मतलब एबीपी छोड़ गया, एनएसआई में चला गया। इतना प्रभावित हुआ उनकी कार्यशैली से मैं कि मतलब मैंने बीजेपी छोड़नी पड़ी और कांग्रेस ज्वाइन करनी पड़ी, क्या? केवल मात्र श्रीमान सचिन पायलट साहब की कार्यशैली की वजह से, कि मेरे को एक ऐसा नेता जब कांग्रेस ने दे रखा है, प्रदेश में दे रखा है, जो इतना भला सोचता हो और इतनी अच्छी उम्र में इतनी अच्छी पकड़ रखता हो नेताओं के ऊपर, तो भविष्य का ये एक अच्छा लीडर है और अपन को इसकी कार्यशैली होना से इसके साथ चलना चाहिए। तो मैंने अपना डिसीजन इन्हीं के तहत बदला था। क्या बात है। ऐसा जीवन का कोई संस्मरण जिससे विद्यार्थी प्रेरणा ले सके? जी, संस्मरण तो बहुत सारे हैं, प्रेरणा लेनी भी चाहिए। एक छात्र संघ का जीवन रहता है वो कठिनाई से भरा रहता है, आपको पता है, बहुत सारे प्रदर्शन करना, कॉलेज में जाकर छात्रों की समस्याएं सुलझाना, चाहे किसी भी मामले में हो, लेकिन हर एक प्रत्येक विद्यार्थी की आस रहती है कि अपन अगर छात्र संघ पदाधिकारी के पास या फिर छात्र नेता के पास चलेंगे तो ये अपनी कुछ हद तक समस्याएं को सोल्व कर देगा। तो छात्रों को समझ लेनी चाहिए शिक्षा, अच्छा कॉलेज में माहौल बनाए, काम करे, ताकि आगे विद्यार्थी उसको याद करे। अच्छा, आपके हिसाब से नेताजी? कर ही रहे हैं सारे काम। अरे रुको, क्वेश्चन ही भूल गया मैं, तो क्या पूछा। शुरू से ही मैं तो ग्रामीण क्षेत्र से रहा हूँ, और पिछले मतलब जब मैं 12th में था तब मैं क्या, मेरे वो जो मेरे से पहले वाले जो प्रेसिडेंट है राजा राम गुर्जर, वो क्या उनके चुनाव में मैं वहाँ पे गया था, तो मैंने वहाँ पे जाके कॉलेज की स्थिति देखी, क्या होता है कॉलेज के बारे में इतना नॉलेज नहीं था। वहाँ पे गए, क्या समस्या थी, क्या था, सारे सब कुछ देखने के बाद में फिर मैंने भी उसी टाइम पे अपना वो सोच लिया था कि मेरे को भी आगे आना है राजनीति में, या फिर
और वो उसमें छात्रों के लिए करना है काम, तो मैं उसी टाइम से लग गया था कॉलेज में। फिर मैंने अगले साल से वहाँ एडमिशन लिया और सारे जो कॉलेज में समस्या थी मैंने उसके ऊपर काम करा, संघर्ष करा। मैंने 3 साल तक संघर्ष करा और फिर उसके बाद में मैंने चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़ने के बाद में फिर मैंने जो कॉलेज की समस्या थी, सबसे बड़ी समस्या तो कॉलेज में एक ही थी, जो पानी की थी। वहाँ पे वो सबसे बड़ी समस्या थी, जो वो मैंने क्लियर करके जो मैंने वादा करा, सबसे पहले वादा भी मैंने यही करा था कि मैं वहाँ पे जाऊँगा तो कॉलेज में पानी की व्यवस्था कराऊँगा, क्योंकि वहाँ पे पानी का था पर दूर था, और जो दूसरे वाले प्राइवेट कॉलेज भी पास में हमारे उसमें था वाटर कूलर, तो वो भी आधी बार ख़राब रहता था, पानी की समस्या तो थी सही। तो फिर क्या, मैंने ये जीतने के बाद यही वादा करा था और ये वादा पूरा करके मैंने अपना काम करा। यदि व्यक्ति संघर्ष करे तो उससे सफलता मिलती है। आपका पथ लंबा हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, परंतु आपका पथ आपको विजय श्री तक पहुंचाएगा। यही संदेश दिया आज इन दोनों ने, और हमें इन संदेश को अपने साथ रखना चाहिए और विजय श्री की ओर कदम बढ़ाते रहना चाहिए। धन्यवाद।